हेलो फ्रेंड्स। स्वागत करते हैं आपका सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम जेबी गुप्ता के इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 25 एमसीक्यूज को करेंगे। ये इस सीरीज का पहला वीडियो है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द बेसिक फंक्शन ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज टू चेंज। ट्रांसफार्मर का बेसिक फंक्शन क्या होता है? तो लेवल ऑफ वोल्टेज के लेवल को चेंज करना होता है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज। क्या चेंज नहीं होता ट्रांसफार्मर में? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। वोल्टेज और करंट लेवल चेंज होता है दोस्तों, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। तो इन तीनों ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसफार्मर इज अराउंड। पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होता है? 95% होता है। हम सभी को पता है दोस्तों कि ट्रांसफार्मर जो एक स्टैटिक डिवाइस है, इसमें कोई रोटेशनल लॉसेस नहीं होते हैं, तो जनरली 95% ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इन ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिक पावर इज ट्रांसफर फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में जो इलेक्ट्रिक पावर कैसे ट्रांसफर होता है? बाय मैग्नेटिक फ्लक्स। आपको पता है यहाँ पर एक कोर होता है और उसमें दो वाइंडिंग होती है। यहाँ एक एलवी वाइंडिंग होती है, एक एचवी वाइंडिंग होती है। इन दोनों के बीच में मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट होता है, तो इसमें सही आंसर है मैग्नेटिक फ्लक्स। द टू वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर आर क्या होता है? तो इंडक्टिवली लिंक्ड होता है, यानी 5 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर एक्शन रिक्वायर्स क्या होता है? तो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए। द फ्लक्स क्रिएटेड बाय द करंट फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी वाइंडिंग इंड्यूसेस ईएमएफ इन। तो किसमें इंड्यूस करता है ईएमएफ? वो बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग में। क्या होता है दोस्तों कि हम ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग्स में एक अल्टरनेटिंग सप्लाई डालते हैं, जिससे क्या होता है, एक फ्लक्स डेवलप होता है किस कोर वाले एरिया में। वो अल्टरनेटिंग इन नेचर होता है। यही फ्लक्स जो होता है कॉमन फ्लक्स होता है, जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग को भी लिंक करता है, और इससे हम लोग आउटपुट निकालते हैं जिससे कि लोड कनेक्टेड होता है। तो वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग में पावर ट्रांसफार्मर ऑलवेज हैव क्या क्या होता है? एक कॉमन मैग्नेटिक सर्किट होता है। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आयरन कोर इन ए ट्रांसफार्मर प्रोवाइड्स अ डैश पाथ टू द मेन फ्लक्स। क्या पाथ प्रोवाइड करता है? तो लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है, तो इसका ये ऑप्शन सही है। इफ रेटेड डीसी वोल्टेज इज अप्लाइड। अच्छा, रिलक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, रिलक्टेंस को हम जनरली एस से लिखते हैं, वो होता है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स यानी एमएमएफ डिवाइडेड बाय फ्लक्स। ये करंट के एनालॉगस होता है, जैसे कि हम लोग करंट को पढ़ते हैं वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। तो वोल्टेज के एनालॉगस एमएमएफ होता है, करंट का एनालॉगस फ्लक्स होता है, और रेजिस्टेंस के एनालॉगस रिलक्टेंस होता है। तो इस हिसाब से आप याद रखिएगा। इफ ए रेटेड डीसी वोल्टेज इज अप्लाइड इंस्टेड ऑफ एसी टू द प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर, द सेकेंडरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर विल बर्न। प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर विल बर्न, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर विल बर्न। होगा क्या दोस्तों कि रेटेड डीसी वोल्टेज डालने से क्या होगा कि सिंस जो डीसी वोल्टेज है वो अल्टरनेटिंग इन नेचर नहीं है, प्लस माइनस होता है, वो स्टैटिक सप्लाई देता है। तो क्या होगा कि अल्टरनेटिंग इन नेचर नहीं है, तो सेकेंडरी के कोर में जो है वो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप नहीं हो पाएगा। उससे क्या होगा कि इसका जो फ्लक्स है उसको अपोज करने वाला कोई फ्लक्स होगा नहीं, तो इसमें बहुत हाई इंडस्ट फ्लक्स डेवलप हो जाएगा। उससे क्या होगा, वाइंडिंग की रेजिस्टेंस, वाइंडिंग में एक हाई इंडस्ट करंट फ्लो करेगा। उससे क्या होगा कि ट्रांसफार्मर बर्न हो जाएगा। इसको आप एक और तरीके से देख सकते हैं कि सिंस जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें मैग्नेटिक सर्किट होता है, उसमें एक इंडक्टिवली लिंक्ड सर्किट होता है। तो उसमें क्या होता है कि हमें हमारे पास जो रिएक्टेंस होता है एक्स, उसका वैल्यू होता है 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू एल। अब सिंस हम जो करंट देखते हैं वो वोल्टेज डिवाइडेड बाय, आप अगर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट मारें तो इंडक्टेंस ले सकते हैं इसमें। अब यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी है प्रोपोर्शनल में और वो सडनली जीरो हो जाए, क्योंकि डीसी वोल्टेज फ्रीक्वेंसी जीरो होता है, तो एक बहुत ही हाई करंट फ्लो करता है। तो उससे क्या होगा, प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर बर्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म्स क्या ट्रांसफॉर्म करता है? तो वोल्टेज और करंट दोनों को ट्रांसफॉर्म करता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर द वाइंडिंग शुड हैव। वाइंडिंग का क्या होना चाहिए? तो नो ओमिक रेजिस्टेंस ऑन अदर साइड, ओमिक रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो कोर फ्लक्स इन ए ट्रांसफार्मर डिपेंड्स मेनली ऑन, कोर फ्लक्स इस पर डिपेंड करता है सप्लाई वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। तो कोर फ्लक्स होता है दोस्तों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज बाय फ्रीक्वेंसी के। आप इसको एक और फॉर्मूला से देख सकते हैं कि जो हमारा ईएमएफ जनरेट होता है वो होता है 4.44 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू फ्लक्स डेंसिटी। तो इसका मतलब है कि अगर इसको आप नीचे लेके आए ई बाई एफ, तो ये दोनों क्वांटिटी कांस्टेंट होता है, तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बाई एफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टेज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी देन इट इज। तो ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
A transformer steps up the voltage by factor of 100. The ratio of current in the primary to the secondary स्टेप अप कर रहा है दोस्तों, यानी वोल्टेज V2 इसमें क्या है 100 है, तो उसके लिए करस्पॉन्डिंग करंट कम हो जाएगा। तो हम जानते हैं ट्रांसफार्मर में I1 V1 इज इक्वल टू I2 V2 होता है। तो अब अगर हम I1 I2 का रेशियो निकालें तो V2 बाई V1 होता है, तो यानी कि 100/1 होगा, यानी कि इसका आंसर 100 हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर शोन इन गिवन फिगर। इसमें क्या होगा दोस्तों, अभी देखिए करंट का जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में है। एक्चुअली में आइडियली में करंट का जो डायरेक्शन होना चाहिए इस तरह से होना चाहिए, ताकि वो मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज कर सके एक दूसरे के। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसमें आई का डायरेक्शन तो नेगेटिव शो करेगा, तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा V1 एन V2 और I2 इक्वल टू एन I1, क्योंकि आई के केस में उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A single phase air core transformer fed from a rated sinusoidal supply. Air core transformer air core है। In no load, the steady state magnetizing current drawn by transformer from supply will have the waveform. यानी मैग्नेटाइजिंग करंट का वेवफॉर्म क्या होगा, तो साइनसोइडल होगा। एयर कोर में साइनसोइडल क्यों होगा दोस्तों, कि एयर कोर में जो थर्ड हार्मोनिक है वो एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये जो डिस्टॉर्टेड वेवफॉर्म नहीं मिलेगा, प्योरली साइनसोइडल वेवफॉर्म मिलेगा। इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the applied voltage to transformer primary is increased by keeping V by F ratio constant, then magnetizing current and core losses will be। magnetizing current और core losses क्या हो जाएगा, तो मैग्नेटाइजिंग करंट देखते हैं और कोर लॉसेस देखते हैं। तो हमें पता है दोस्तों कि अगर हम V बाई दो केसेस होते हैं, एक होते हैं अगर V बाई एफ रेशियो कांस्टेंट है, और एक होता है V बाई एफ रेशियो कांस्टेंट नहीं है। तो हमारा सिंस क्या है कि अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाया गया है, V बाई एफ रेशियो को फिक्स किया गया है, यानी कि फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ाया गया है दोनों केस में, तो V बाई एफ रेशियो को फिक्स किया गया है। तो उसी केस में क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइजिंग करंट एंड कोर लॉसेस विल। तो अब V बाई एफ रेशियो को फिक्स किया गया है, अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाया गया है, तो उसी केस में क्या होता है कि हमारा जो हिस्टैरिसीस लॉसेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, और एडी करंट लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब है कि क्या होगा कि अगर वी को बढ़ाया गया और वी बाई एफ को कांस्टेंट रखा गया, इसका मतलब एफ को भी बढ़ाया गया होगा, इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी भी बढ़ी है, तो वी बाई एफ अगर कांस्टेंट है तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगता है। तो ये फॉर्मूला जब लगता है तो इसमें आप देखिए फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया गया तो हिस्टैरिसीस लॉसेस भी बढ़ जाएगा और एडी करंट लॉसेस भी बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, कोर लॉसेस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इन सभी में जो ऑप्शन उसमें से डी ऑप्शन सही है, तो वो इंक्रीज हो जाएगा। रही बात मैग्नेटाइजिंग करंट की, तो आप देखिए दोस्तों जो मैग्नेटाइजिंग करंट होगा वो होगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय एक्स ऑफ एम। अब यहाँ पर एक्स ऑफ एफ को हम लिख सकते हैं 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू इंडक्टेंस। अब फ्रीक्वेंसी को सिंस बढ़ाया गया है, लेकिन ये मैग्नेटाइजिंग करंट की बात कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया गया तो ये बढ़ जाएगा, लेकिन अब इसके साथ साथ वोल्टेज को भी बढ़ाया गया है। इसका मतलब है कि V बाई एफ ये तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि I ऑलवेज कांस्टेंट होगा, तो इसका मतलब रिमेन्स द सेम एंड इंक्रीज होगा, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो अप्लाइड वोल्टेज ऑफ सर्टेन ट्रांसफार्मर इंक्रीज बाय 50%, अप्लाइड वोल्टेज को 50% इंक्रीज कर दिया गया, यानी कि वोल्टेज अब हो गया 1.5V और फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस किया गया 50%, यानी कि फ्रीक्वेंसी हो गया है आपका 0.5F। द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी अब इसके प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों 5, तो अब इसको बढ़ाया गया 1.5 किया, इसको 0.5 किया गया, तो अगर इस रेशियो को अगर हम निकालें तो ये 3 टाइम्स आ जाएगा, यानी कि फ्लक्स φ2 हो जाएगा वो 3 टाइम्स फ्लक्स φ1 हो जाएगा। तो फ्लक्स डेंसिटी, तो इसका मतलब फ्लक्स डेंसिटी यानी एरिया को नहीं बढ़ाया गया, यानी बी एम इंटू एरिया इज इक्वल टू ये होता है, तो एरिया तो कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली जो फ्लक्स को डेंसिटी बी टेस्ला हो जाएगा वो 3 टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू होगा, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द अप्लाई वोल्टेज ऑफ सर्टेन ट्रांसफार्मर इज इंक्रीज बाय 75%, फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाई वोल्टेज इज रिड्यूस्ड बाय 25%, द मैक्सिमम कोर फ्लक्स डेंसिटी, तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू वोल्टेज को इंक्रीज किया गया तो 1.75 और इसको डिक्रीज किया गया 0.25, तो हो गया 0.75। अगर इसको हम डिवाइड कर दें तो ये रेशियो इन सभी में से किसी में नहीं आता, तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं होना चाहिए, आप मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी फॉर ट्रांसफार्मर इज इंक्रीज कीपिंग द सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट, यानी फ्रीक्वेंसी को इसमें बढ़ा दिया गया है लेकिन सप्लाई वोल्टेज को कांस्टेंट रखा गया है, तो उसी केस में क्या हो जाएगा, तो देखिए फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया गया, V बाई एफ कॉन्स्टेंट नहीं है इसमें, V बाई एफ कॉन्स्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब है क्या कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया गया है, तो एडी करंट लॉसेज जो होता है अगर V बाई एफ कॉन्स्टेंट नहीं होता उसके केस में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज स्क्वायर के। हमने V बाई एफ कॉन्स्टेंट के केस में देखा था, इसमें कॉन्स्टेंट नहीं तो उसके केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज स्क्वायर के। तो इसका मतलब है कि आप वोल्टेज को तो कांस्टेंट रखा गया, तो एडी करंट लॉसेस क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएंगे। अच्छा, हिस्टैरिसीस लॉसेस क्या हो जाएगा,
हिस्टैरिसीस लॉसेज उस केस में होता है वोल्टेज पे पावर एक्स स्टेनमेंट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी पे पावर एक्स माइनस वन। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज पे पावर एक्स स्टेनमेंट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी पे पावर एक्स माइनस वन। जनरली एक्स का वैल्यू 1.6 to 1.8 लेते हैं। तो उसी केस में अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया गया है, वोल्टेज कांस्टेंट रखा गया, तो हिस्टैरिसीस लॉस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसका मतलब है क्या कि टोटल जो कोर लॉस है वो घट जाएगा, क्योंकि ईडी करंट लॉस तो कांस्टेंट है, हिस्टैरिसीस लॉस घट रहा है, तो टोटल कोर लॉस ईडी प्लस हिस्टैरिसीस वो घट जाएगा। अब हम जानते हैं कि कोर लॉस इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इनटू आई ऑफ सी, यानी कोर लॉस कंपोनेंट करंट का। तो अब हम देखते हैं कि वोल्टेज को कांस्टेंट रखें, ये घट गया, तो इसका मतलब ये कोर लॉस कंपोनेंट का करंट घट जाएगा। तो इसका मतलब है कि कोर लॉस कंपोनेंट घटेगा, यानी ये ए ऑप्शन सही हो सकता है, सी ऑप्शन सही हो सकता है। अब इन दोनों में देखते हैं हम क्या, कि मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट देखते हैं। तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट आई एम इज इक्वल टू वी को कांस्टेंट रखा गया है डिवाइडेड बाय 2 पाई एफ इंटू एल। अब फ्रीक्वेंसी को सिंस बढ़ा दिया गया है, इसका मतलब कि आई एम भी घट जाएगा, तो इसके हिसाब से इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If low voltage winding of a इतना single phase transformer is to be connected to 25 hertz supply से कनेक्ट कर दिया गया, in order to keep the magnetizing current at the same level in both the cases voltage is 25 hertz would be। तो अब V by F को कांस्टेंट रखा गया दोस्तों। तो इसका मतलब है कि अगर अगर ये 25 हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी आधा हो गया, तो इसका मतलब वोल्टेज भी आधा हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि 230 वोल्ट अगर जो वोल्टेज है उसको हम अगर आधा कर देते हैं तो 115 वोल्ट आएगा, तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी 115 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर रेटेड फॉर इतना फिर 50 हर्ट्ज ऑपरेट्स एट नो लोड एट इतना फ्रीक्वेंसी, दिस फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन एट रेटेड वोल्ट रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। उससे क्या होगा दोस्तों, तो रेटेड वोल्टेज को रेटेड रखा गया, फ्रीक्वेंसी को घटा दिया गया। इसका मतलब है कि इसके केस में भी क्या होगा कि V बाई एफ जो है वो कांस्टेंट नहीं है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा फिर, हिस्टैरिसीस लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V पे पावर x डिवाइडेड बाय f पे पावर 1 x माइनस वन, और एडी करंट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर। अब क्या होगा कि इसमें क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया गया है, फ्रीक्वेंसी को घटा दिया गया, तो यानी ये क्वांटिटी घट गया तो हिस्टैरिसीस लॉस बढ़ जाएगा। अच्छा, एडी करंट लॉस इनइफेक्टिव होगा, क्योंकि क्या अनइफेक्टेड होगा, क्योंकि वोल्टेज के प्रोपोर्शनल वोल्टेज को कांस्टेंट रखा गया है, इसके हिसाब से सी का आंसर सही होगा। एडी करंट लॉस जो इसके हिसाब से डी ऑप्शन सही होगा, सॉरी दोस्तों, हिस्टैरिसीस लॉस बढ़ जाएगा, एडी करंट लॉस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर हैविंग इक्वल हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉसेस एट रेटेड एक्साइटेशन इज ऑपरेटेड इतना ऑफ इट्स रेटेड वोल्टेज। 90% रेटेड वोल्टेज है, इसका मतलब है कि वोल्टेज है 0.9 वी और फ्रीक्वेंसी है 45 हर्ट्ज, यानी कि 50 का आप 45 निकालिएगा तो 0.9 टाइम्स ही आएगा, फ्रीक्वेंसी भी इतनी है, तो इसका मतलब V बाई एफ रेशियो कांस्टेंट है कंपेयर टू रेटेड ऑपरेटिंग पर द कोर लॉस अंडर दिस कंडीशन। अब इसके अंडर में कोर लॉस निकालना है, यानी अब हम पहले निकाल लेंगे V बाई एफ रेशियो कांस्टेंट है, तो उसे केस में हमें पता है कि जो फॉर्मूला होता है वो होता है हिस्टैरिसीस लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड एडी करंट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। अब उसके हिसाब से आप निकाल लीजिएगा कि अगर 0.9 टाइम्स कर दिया गया फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, तो जो एडी करंट है वो कितना रिड्यूस हो जाएगा, और ये हिस्टैरिसीस लॉस कितना रिड्यूस हो जाएगा, और एडी करंट लॉस फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल वो कितना रिड्यूस हो जाएगा, और दोनों कंबाइन कीजिएगा, इससे आंसर आएगा 14.5%। इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर व्हेन सप्लाइड फ्रॉम 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज हैज एडी करंट लॉस ऑफ 50 वाट। 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट में दे दिया गया, ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू वोल्टेज ऑफ 330 वोल्ट 50 हर्ट्ज, यानी कि इसमें आप देखिए इसका जो V बाई एफ रेशियो है वो 220/50 है, इसका जो रेशियो है सेकंड वाले का उसमें 330/50 है। ऑब्वियसली 50-50 कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब V बाई एफ रेशियो कांस्टेंट नहीं है, तो अब उसके केस में एडी करंट लॉस निकालना है। तो अगर कांस्टेंट नहीं होता तो एडी करंट लॉस का फॉर्मूला होता है दोस्तों वोल्टेज स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब वोल्टेज को बढ़ा दिया गया है 220 से 330, यानी कि उसके रेशियो में कितना चेंजेस आया 1.1 टाइम्स। अब उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, यानी 1.21 टाइम्स होगा, जो भी एडी करंट लॉस होगा उसको 1.21 टाइम्स होगा, है ना। तो अभी एडी करंट लॉस पहले 50 था, तो अब इसको बढ़ा के 1.21 टाइम्स कर दिया गया है। सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें मिस्टेक हो गया मुझसे। हाँ, एडी करंट लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर होगा, अब वोल्टेज स्क्वायर यानी 330 डिवाइडेड बाय 220, यानी कि इसके प्रोपोर्शनल होगा इसके स्क्वायर के। अब ये हुआ 3/2 यानी होल स्क्वायर, यानी कि 1.5 टाइम्स का होल स्क्वायर इसके प्रोपोर्शनल होगा। अब 1.5 टाइम्स का होल स्क्वायर होता है 2.25 टाइम्स,
तो पहले कितना था 50 इंटू 2.25, इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 112.5। सॉरी दोस्तों, मुझे मिस्टेक में हो गया, मुझसे कैलकुलेशन में गलती हो गई। तो इसके हिसाब से बी ऑप्शन सही है। तो आपको बस दो ही फंडा याद रखना है इसमें, कि अगर इसमें v बाय एफ रेशियो कांस्टेंट है तो हिस्टेरेसिस लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है और एडी करंट लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। अगर v बाय एफ रेशियो कांस्टेंट नहीं होता है तो उसके केस में जो इडी करंट लॉस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वोल्टेज स्क्वायर के, और हिस्टेरेसिस लॉस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा v पर पावर स्टैंडमिन कांस्टेंट डिवाइडेड बाय f पर पावर x माइनस 1। x का वैल्यू जनरली 1.6 टू 1.8 लिया जाता है। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ लाता रहूँ। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।